और यहाँ पर एक इस तरीके से बॉक्स है, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स। तो इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन रहा होगा, साथ में यहाँ पर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन का फोर्स हो जाएगा म्यू टाइम्स एन। अच्छा, ये फ्रिक्शन के फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है फ्रिक्शन। अगर ये वाला फोर्स जीरो कर दोगे तो ये लगता थोड़ी रहेगा, ऐसा लगता रहेगा तो ये इधर मूव कर जाएगा। तो जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना ही लगता है। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। हमसे पूछा है कि ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है उसको क्या बोलते हैं, इनने बोल दिया इस रिजल्टेंट को एफ। तो एफ की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, देखो वो हो जाता है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दो, तो इसकी वैल्यू जाती है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस म्यू एन का स्क्वायर। ओके, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है एम जी, और एन को आप कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा एम जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अच्छा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की। हो सकता है यहाँ पे मैंने फोर्स कम लगाया है तो ये वाली वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड या तो इसके बराबर होगा या उससे छोटा ही होगा, है ना। तो एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना हमें। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यार ये तो करेक्ट है, इसीलिए हम पहिए लगाते हैं, नहीं तो पहिए लगाते ही नहीं। ये आंसर नहीं है, सॉरी, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सही है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम जो हो सकती है, इसी को हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, वो होती है म्यू टाइम्स एन। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओहो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स फ्रिक्शन का इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने वाली, तो ये फॉल्स हो जाता है, इनकरेक्ट है। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, यानी ये वाली लाइन भी करेक्ट होने वाली है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन और इम्पेंडिंग मोशन। ये बोला भी जाता है, फ्रिक्शन अगर मोशन होने वाला होता है तो उसको रेजिस्ट करता है। तो यस, ये भी करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table, and from its other end another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is। यार ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है। यहाँ पर पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे मास रखा हुआ है m1 और यहाँ पर नीचे लटका हमारा m2। अब इसमें कुछ टेंशन होगी, और जिस वक्त ये स्लाइड हो रहा है उस वक्त हमें पूछा है टेंशन की वैल्यू कितनी है। तो जिस वक्त ये स्लाइड हो रहा है तो इसका इस तरफ एक्सेलरेशन होगा ए, इसका भी इस तरफ एक्सेलरेशन होगा ए। तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। देखो इस वाले ब्लॉक के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर टेंशन होगी कुछ रस्सी में टेंशन माइनस म्यू m1 जी, ठीक है, क्योंकि इसका नीचे लग रहा होगा m1 जी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी m1 जी, तो इस तरफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स m1 जी इज इक्वल टू m1 टाइम्स ए। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस वाले ब्लॉक के लिए अगर आप लिखोगे तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन t, और नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो हम लिख देंगे m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 टाइम्स ए। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो उससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चलेगी। तो ये आ जाएगा m2g माइनस m1 म्यू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसी को मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ओके, अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप ए की वैल्यू रख दोगे तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। ऊपर वाले में रख देता हूँ यहाँ से टी इज इक्वल टू म्यू, यहाँ से हमें पता चलता है, और यहाँ से भी टी इज इक्वल टू म्यू m1 जी प्लस m1। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको अब हम LCM लेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक G भी आएगा, कहीं से मैंने G मिस कर गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी G आएगा। देखो यहाँ पर m1 G को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास म्यू प्लस m2
माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2। एलसीएम लोगे यहाँ पर तो देखो m1g बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा म्यू m1 प्लस म्यू m2 प्लस m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये म्यू m1 से ये म्यू m1 कैंसिल आउट हो जाता है। म्यू m2 यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो हमारे पास फिर जो आंसर बचेगा वो देखो क्या बचता है, m1 m2 g ब्रैकेट में म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कौन सा हमारा आंसर है, ये ऑप्शन आता है हमारा बी, म्यू इज इक्वल टू म्यू के यहाँ पे ले लेना। तो इसको भी सॉल्व करना है तो आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A block has been placed on an inclined plane with the slope of angle theta. Block slides down the plane at a constant speed. The coefficient of kinetic friction is equal to। तो यार यहाँ पर पहले तो ब्लॉक इस तरीके से रख दो, इसका एंगल है थीटा और क्या है, द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट ए कांस्टेंट स्पीड। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, mg sin थीटा। इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होती है, mg cos थीटा। तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स कितना लग जाता है, म्यू टाइम्स mg cos थीटा। फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू टाइम्स n। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर F नेट 0 है, तो हम लिख सकते हैं mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो mg से mg कैंसिल और tan थीटा की वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे म्यू। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A plank with a box on it on one end is gradually raised about the other end। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। As the angle of the inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides down 4 meter down the plank in 4 seconds। The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively। तो पहली बात तो static and kinetic friction के coefficient यहाँ अलग अलग है। अगर ऐसा नहीं होता तो 30 डिग्री पे आने पर वो ब्लॉक जब नीचे मूव करता था उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, वो कुछ एक बहुत ही ज़ीरो सी वेलोसिटी से नीचे आता। तो उसको हम कंसिडर भी कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, यहाँ पर mg sin थीटा, जो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन इधर जब ये खींचना चाहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ रोकेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, म्यू एस इंटू एम जी इंटू कॉस थीटा। यहाँ एम जी से एम जी कैंसिल हो जाता है, म्यू एस की वैल्यू आ जाती है टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टैन 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री होता है 1/√3। 1/√3 उसकी वैल्यू हो जाएगी √3/3। यार उसको आप सॉल्व करोगे ना, 1/√3 उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 0.57 या फिर आप उसको 0.6 बोल सकते हो। तो ये हमारे म्यू एस की वैल्यू आ गई। अब आती है हमारे पास, एक बार वो रिसकना शुरू हो गया, सरकना शुरू हो गया तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ तो फोर्स लगेगा mg sin थीटा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा म्यू mg cos थीटा, और वो कम होगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, mg sin थीटा माइनस म्यू काइनेटिक mg cos थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन तो हमें पता नहीं है, एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा, ये 4 सेकंड में 4 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसकी वैल्यू हम पता कर लेंगे 4 मीटर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी की वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था वो, तो 4 मीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 4 सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है। तो देखो यहाँ m से m कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ जाता है g sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये आ जाएगा g/2 माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.5 इज इक्वल टू म्यू के इंटू जी इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये -0.5 हमारा कितना बन जाता है 1। तो अब हमारे पास म्यू के की वैल्यू आ जाती है g -1 की वैल्यू हो जाएगी, हाँ g की वैल्यू 10 लोगे तो हो जाता है 9/√3
10√3 यहाँ से, यानी कि 3√3 डिवाइडेड बाय 10। 3√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.73 इंटू 3 कर दो तो वो आ जाता है 5.19 डिवाइडेड बाय 10, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.52 इसको आप बोल सकते हो। तो हमारे पास म्यू एस की वैल्यू आ जाती है 0.6, म्यू के की वैल्यू आ जाती है म्यू के इज इक्वल टू 0.5। तो आंसर क्या आ जाता है 0.6 एंड 0.5, ए हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The upper half of an inclined plane of an inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. A block starting from rest at top of the plane will again come to rest at the bottom. If the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given by, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे पास इस तरीके से एक वेज है, ठीक है, इस तरीके से एंगल थीटा है और इसका ऊपर का हाफ स्मूथ है, नीचे के हाफ में हमने फ्रिक्शन लगा रखा है। ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखो जितना ये इस तरफ एक्सेलरेट होगा उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर सिर्फ नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स है mg sin थीटा विच इज़ इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो इनिशियली इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा। अब इस डिस्टेंस में अगर ये एक्सेलरेट हुआ है a से तो इसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ जाएगी और उतने ही डिस्टेंस में इसको रुक जाना है तो इसका यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए a, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन a है तो इसके फोर्सेस बनाते हैं। देखो उसके पास नीचे की तरफ यहाँ पर लग रहा होगा mg sin थीटा, ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगा होगा म्यू mg cos थीटा और उसके कारण उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए a। यहाँ पर इसका इधर था a इज इक्वल टू g sin थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे म्यू mg cos थीटा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आप रख दोगे तो ये आ जाएगा, देखो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 tan थीटा और बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। A block of mass m is in contact with the card C as shown in figure, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन इस तरफ अल्फा, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड कार्ड इज म्यू, एक्सेलरेशन इज अल्फा। तो देखो इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, इसके ऊपर ये इधर जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, इस तरफ फोर्स लग रहा होगा म्यू टाइम्स n। ये मैक्सिमम इतना लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी सूडो फोर्स से आप देखोगे तो n की वैल्यू मास टाइम्स अल्फा जो भी इसका एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास सीधे सीधे इक्वेशन आ जाती है mg इज इक्वल टू म्यू टाइम्स मास इनटू अल्फा। तो हमारे पास अल्फा की मिनिमम वैल्यू आ जाती है, अल्फा की मिनिमम वैल्यू हो जानी चाहिए g बाय म्यू, ओके। और अल्फा उससे ज़्यादा भी हो सकता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा शुड बी मोर देन g बाय म्यू। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरीली along a horizontal surface with an initial velocity v, ठीक है, इसको इधर दिया। If mu is coefficient of sliding friction between b and the surface, the block will come to rest after a time t। तो यार इसका कुछ एक्सेलरेशन पता कर लो। तो इसका एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं पहले तो एक्सेलरेशन के लिए इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा म्यू टाइम्स n, म्यू टाइम्स mg। तो म्यू mg इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे म्यू g, ओके। ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी में चेंज, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी v इज इक्वल टू नेगेटिव में एक्सेलरेशन है म्यू जी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन म्यू जी, डी हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A conveyor belt is moving at a constant speed of 2 meter per second. A box is gently dropped on it. तो पहले कन्वेयर बेल्ट बनाओ और उसके ऊपर एक बॉक्स को ड्रॉप कर दो। ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है, इस तरीके से घूमती है और इसकी वेलोसिटी v है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके ऊपर हमने ब्लॉक रख दिया और इनके बीच में कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू है 0.5। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट। तो अब देखो क्या होगा, ये बेल्ट इधर घूम रही थी थोड़ी देर, तो ये इस पे जैसे ही रखा है तो इनके बीच में कुछ इसकी वेलोसिटी इसकी नहीं है इस डायरेक्शन,
तो थोड़ा सा वो घिसेगा, है ना, थोड़ी देर में फिर ये घिस घिस करके ये भी इधर वेलोसिटी से मूव करेगा, ये भी इधर वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन थोड़ा सा तो वो घिसकेगा। तो अगर हम इस बेल्ट पे बैठ के देखें तो बेल्ट पे बॉक्स आया, थोड़ी देर बॉक्स इस तरफ सरकता हुआ हमें दिखाई देगा, एक्चुअली बॉक्स जा इधर ही रहा होगा, हमें बताना है वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं इस बॉक्स के ऊपर देखो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा है F इज इक्वल टू 0.5 इंटू mg, और इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है 0.5 g, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है। फिर अगर हम बेल्ट पे बैठ के देखें तो बेल्ट के हिसाब से इसकी फाइनली वेलोसिटी हो जानी है 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। फाइनल वेलोसिटी बेल्ट के ऊपर बैठ के देखोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बेल्ट के ऊपर बैठ के देखोगे, बेल्ट तो इधर जा रही थी ना, तो बॉक्स उस पर अचानक से रख दिया तो बॉक्स की तो इधर वेलोसिटी नहीं थी, तो हमें दिखेगा बॉक्स इनिशियली इधर जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से। बेल्ट पे बैठ के देखें तो u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 2, अब बॉक्स जा इधर रहा था लेकिन एक्सेलरेशन तो बॉक्स का इस डायरेक्शन में है, तो इसको मैं -5 लिख दूंगा। और s हमें पता करना है, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाती है 4/10, यानी कि 0.4, s इज इक्वल टू 0.4 मीटर, हमारा आंसर आता है 0.4 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप वैसे ये भी पूछ सकते हो कि एक्चुअली जब तक इसके बीच में, दोनों के बीच में स्लाइडिंग रुक नहीं जाती है तब तक बॉक्स कितना इस डायरेक्शन में मूव किया होगा, है ना, वो रिलेटिव टू बेल्ट नहीं है। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व करना आसान है। देखो एक्सेलरेशन तो हम पता कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम पता करेंगे कि इस एक्सेलरेशन से आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कितने टाइम में हो जाती है। तो 0 से 2 जाने में हम बोल देंगे 5t इज इक्वल टू 0 से 2 जाएगा तो 2 - 0, तो t की वैल्यू आ जाती है 0.4 सेकेंड। अब 0.4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो 0 थी, s की वैल्यू आ जाती है वहाँ पर हाफ इंटू t की वैल्यू है, a की वैल्यू है 5, t की वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस भी 0.4 मीटर आता है। तो ये बॉक्स इधर भी 0.4 मीटर चला है और हमारी बेल्ट के रिलेटिव भी वो 0.4 मीटर चला है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे बॉक्स को गिराया गया था वो पॉइंट एक्चुअली यहाँ से 0.8 मीटर चला गया होगा, तो उसको भी हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा, वेलोसिटी है 2 इंटू 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड तक बेल्ट चली है, बेल्ट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी तो उसकी वैल्यू सही में आ जाती है 0.8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इससे बहुत तरीके के सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 Newton force acts horizontally on a block of 10 kg placed on a horizontal surface of coefficient of friction इतना। If the acceleration due to gravity is taken as 10, the acceleration of block is, बहुत सिंपल सुंदर सा सवाल है। हमारे पास इस तरीके से फ्लोर है, फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है 100 न्यूटन का, और उसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास 0.5 का म्यू है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारे पास एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, उस फ्रिक्शन के फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0.5 mg, m कितना है इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लग सकता है। तो इफेक्टिवली हमारे पास इस डायरेक्शन में फोर्सेस कितने हो जाएंगे, इसका इधर एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएंगे हमारे पास 100 - 50 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू है 10a, तो ये a की वैल्यू आ जाती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A block of mass 1 kg is placed on a truck with acceleration is equal to 5 meter per second square, ठीक है। The coefficient of static friction between the block and the truck is 0.6. The friction force acting on the block is, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। हमारे पास ये इस तरीके से ट्रक है जिसके पहिए इस तरीके से लगे हुए हैं, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये इस तरफ कितना एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.6 न्यूटन। तो इसमें एफ फ्रिक्शन का कितना लग सकता है म्यू एम जी, आप सीधे सीधे कर दोगे तो म्यू की वैल्यू है 0.6, मास की वैल्यू कितनी है 1 और जी की वैल्यू मान लो मैं 10 ले लेता हूँ, तो आंसर आता है 6 न्यूटन, और उसको आप मार्क कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा।
अगर आप जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो आई थिंक आपका ये आंसर आता है, और इसको मार्क करोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, एफ मैक्स है ये, ठीक है। हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं देखनी, हमें देखना है कि इसको एक्चुअली अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से ही एक्सेलरेट होगा। 5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट होने के लिए उसको कितने फोर्स की ज़रूरत है, एफ नीडेड इज इक्वल टू 1 kg मास टाइम्स एक्सेलरेशन 1 into 5 which is equal to 5 न्यूटन। ज़रूरत है 5 न्यूटन की, है पॉसिबल मैक्सिमम 6 न्यूटन, तो ऐसा थोड़ी ये लग जाए, जितने की ज़रूरत होती है फ्रिक्शन उतना ही लगता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो हमारा आंसर होगा 5 न्यूटन ए। तो इसको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। अ पर्सन स्लाइड्स फ्रीली डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन while his bag falls down vertically from the same height. The final speed of the man and bag should be such that, यार ये तो बहुत ही सिंपल सा, एक तो ये वर्क एनर्जी पावर के जो सवाल है ना, तो यहाँ पर से मैन इधर सरक गया और उसने अपना बैग नीचे फेंक दिया, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है, तो ये फ्रिक्शन कैटेगरी में क्यों है सवाल, तो ये तो मुझे खुद से पूछना चाहिए। और ये इस तरफ आता है नीचे, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जाकर के हो जाती है वी मैन, इसकी वेलोसिटी बैग नीचे गिरेगा तो उसकी हो जाएगी वी बैग, और हमें पता है दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2gh, जहाँ पर ये वाली हाइट h होती है, तो इसमें क्या है, दोनों की वेलोसिटी बराबर होने वाली है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इफ 72 किलोमीटर पर आवर को पहले तो कन्वर्ट कर दो, 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। If the coefficient of static friction between the tires and the road is 0.5, the shortest distance in which the car can be stopped. तो हमें क्या करना है, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। देखो ये कार इधर जा रही थी, इनिशियली इसकी स्पीड थी 20, बाद में इसकी स्पीड हो जाएगी इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और इसका हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ए मैक्स कितना हो जाएगा, तो हमारे पास पता है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा म्यू टाइम्स एम जी, उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए म्यू टाइम्स ए के बराबर। तो एक्सेलरेशन जो पॉसिबल होगा वो हो जाएगा म्यू टाइम्स जी, यानी कि 0.5 × 10 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है एक्सेलरेशन। इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 400 प्लस 2 एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होगा। अगर v इस तरफ थी तो एक्सेलरेशन उल्टे में लग रहा है, तो -5 × s हमें पता करना है, यहाँ से s की वैल्यू आ जाती है 40 मीटर, आंसर है बी। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने पता कर लिया, कितने डिस्टेंस में वो रुक सकती है। अ हैवी यूनिफॉर्म चेन, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लाइज ऑन ए यूनिफॉर्म टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल सरफेस इज 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over the edge of the table is। बहुत अच्छा सवाल है। तो हमारे पास ये इस तरीके से एक टेबल है और उस पर एक रस्सी रख देता हूँ मैं, अभी चेन तो कैसे बना लूँगा, ये हमारी चेन है, ठीक है। अब चेन का कुछ मास रहा होगा, उसको मैं बोल देता हूँ m का x%, ठीक है, x फ्रैक्शन बोल देता हूँ, वो यहाँ लटक रहा है, तो उसके ऊपर नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, हाँ ड्राइविंग फोर्स मैं उसको बोल देता हूँ, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू x इंटू जो भी मास था, ये हमारे पास टोटल मास हो गया इंटू जी, ठीक है। इस पोर्शन का मास है x इंटू एम, क्योंकि पूरे का मास m था, x पार्ट का मास xm इंटू जी। फिर इस फोर्स को कोई रेजिस्ट कर रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि ये तो नीचे खींचना चाह रहा है लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन होगा जो रोकना चाहेगा, तो यहाँ पर कितना मास हमारे पास बचा है, वो है हमारा म्यू इंटू 1 - xm जी, ठीक है। ये टोटल मास m था, अगर ये xm है तो ये हो जाएगा हमारा 1 - x इंटू एम, मास आ गया, मास इंटू जी कर दोगे आप तो ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गई, उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेजिस्टिव फोर्स इस तरफ आ गया, और ये दोनों बराबर होंगे तो वो रुका रहेगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई xmg इज इक्वल टू म्यू 1 - xmg। mg से mg कट गए और हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाती है, x इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू रख दीजिए 0.25, तो 0.25 अपॉन 1.25 यानी कि 1/4
5 इसकी वैल्यू आ रही है, यानी कि 0.2 यानी कि 20% हमारा आंसर आ गया। उस रस्सी का 20% भाग नीचे लटकाया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a body slides down a 45 degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in absence of friction। बहुत ही अच्छा सवाल है यार ये। The coefficient of friction between the body and the inclined plane is ये होते हैं सवाल अच्छे अच्छे। देखो तो हमारे पास एंगल थीटा है। मान लो जिस वक्त यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं था उसको टाइम कम लगेगा ज़्यादा लगेगा? जब फ्रिक्शन नहीं है तो कम टाइम में आएगी, तो उसको मैंने बोल दिया व्हेन नो फ्रिक्शन, ठीक है, टाइम उसको लग गया टी टाइम। उसका एक्सेलेरेशन कितना रहा होगा? देखो उसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा g sin थीटा, ठीक है। और हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ठीक, वो डिस्टेंस तो फिक्स रहने वाला है, तो हम लिख देंगे s इज इक्वल टू हाफ a टी स्क्वायर। ओके, फिर व्हेन विद फ्रिक्शन टाइम कितना लग जाएगा? टाइम लगता है 2t। तो s की वैल्यू तो अभी भी उतनी ही थी, है ना। इस बार एक्सीलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारे पास इस बार मान लो मैं a डैश इसको बोल देता हूँ। a डैश हमारे पास आ गया, और a डैश से हम a डैश अभी पता कर लेंगे कितना। s की वैल्यू उतनी ही रहने वाली है, तो हम लिख देंगे हमारे पास हाफ s डैश इज इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन डैश। इस बार एक्सीलरेशन कुछ और होगा, उसका हाफ नहीं होगा, इनटू टी स्क्वायर की वैल्यू है 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी पुराना वाला था, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर देखो हमारे पास a डैश की वैल्यू आ जाती है a डैश इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 4, यानी कि जिस वक्त हमारे पास फ्रिक्शन है उस वक्त समय दुगना लग रहा है और उसका एक्सेलरेशन 1/4 हो गया। बहुत लोग इसको एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 सेकेंड हाफ समझ लेके सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, तो उनका गलत हो जाता है, इसलिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। ए डैश की वैल्यू हो गई। अच्छा चलो ए डैश की वैल्यू पता करते हैं। जिस वक्त हमारा ब्लॉक यहाँ था, इसके ऊपर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? mg साइन थीटा। इस तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाती है mg कॉस थीटा। और इसका इस तरफ एक्सेलरेशन कितना है? a/4। a की वैल्यू कितनी है? म्यू जी साइन थीटा, सॉरी जी साइन थीटा, सही तो लिख रहा था, जी साइन थीटा। तो इक्वेशन लिखो mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन यानी कि जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 d/4। ठीक है। हाँ, हमें क्या सॉल्व करना है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे? साइन थीटा की वैल्यू देखो 45 है। 45 डिग्री पे क्या खास हो जाता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा सब कैंसिल आउट हो गए। mg कैंसिल आउट हो गए। ये हुआ अच्छा सवाल कि कैलकुलेशंस आसान है, कॉन्सेप्ट तगड़ा है। तो 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/4, यानी कि म्यू की वैल्यू हो जाती है 3/4 यानी कि 0.75 हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छे सवाल था, दोबारा देख